हेलो यूट्यूब। थैंक यू सो मच आपने जो मेरे को पहली वीडियो में रिस्पांस दिखाया। आई डिडंट न्यू कि मुझे पहली ही वीडियो में ऑलमोस्ट 200 व्यूज़ आ जाएंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल और इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली है कि मैं आगे आने वाली वीडियोस को और इन्फॉर्मेटिव और एंगेजिंग और अट्रैक्टिव बना सकूं। सो इन टुडेज़ वीडियो हम सबसे पहले हमारा बैक एंड शोल्डर्स का वर्कआउट करेंगे एंड इन द लास्ट हम बनाने वाले हैं एक गाइड, एक ऐसी गाइड जो आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट कर देगा। उस गाइड के क्वेश्चंस को मार्क आउट करने के बाद में आप अपना ट्रेनिंग रेजीम अपने द्वारा कस्टमाइज़ कर पाएंगे। एंड आई नो मेरी बियर्ड जा चुकी है। माई फादर डजंट लाइक मी इन बियर्ड अलॉट एंड जब तक मैं उनको अथॉरिटी दे सकता हूँ आई एम विलिंग टू गिव हिम, बट हाउएवर आई विल सी यू इन द जिम एंड उसके बाद में आई विल सी यू विद अ नोट पैड एंड वी विल बी मेकिंग ऑल द गाइड। इस वीडियो में शेयर करूँगा कि मैं अभी कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ। मेरा स्टैक अभी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चल रहा बिकॉज अभी मैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ट्रेन नहीं कर रहा हूँ। बेसिक्स ही हैं अभी तो फ़िलहाल, कुछ बेसिक स्टफ यूज़ हो रहा है। एंड ओके, सो जिम जाने से पहले मैं आप लोगों को इतना बता दूँ कि मेरा वर्कआउट स्प्लिट क्या है। मैं ट्रेन करता हूँ SBD मतलब स्क्वाट, बेंच एंड डेडलिफ्ट। मेरा हमेशा मंडे को होती है स्क्वाट्स के बाद में मैं एसेसरी एक्सरसाइजेस करता हूँ। मेरा एक वर्कआउट प्लान के अंदर एटलीस्ट 8 एक्सरसाइजेस होती हैं जो रिवॉल्व कर रही होती हैं SBD के साथ। जो एक्सरसाइजेस मैं मंडे को लगाता हूँ वो सेम एक्सरसाइज मैं थर्सडे को नहीं लगाता, वो थोड़ी बदल जाती है। मेरा मानना ये है कि आप हमेशा अपनी पहली मेन एक्सरसाइज को मास्टर करें। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, स्क्वाट, बेंच और डेड में से किसी एक एक्सरसाइज को मास्टर कीजिए, मतलब तीनों को ही मास्टर करना है। उसके बाद में जो एक्सेसरीज़ हैं ये तो चलती रहेंगी। आप स्क्वाट, बेंच और डेड पे ध्यान दें, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्हाट यूट्यूब वांट्स एंड कौन सा कंटेंट चलता है, मैं आज चेस्ट और बैक लगाने वाला हूँ। वो भी रीज़न बीइंग कि जब आपकी चेस्ट और आपकी बैक जब पम्प्ड अप होती है तो आपको एक ऐसा महसूस होता है कि यू आर बीइंग हग्ड एंड बस ज़्यादा डीप नहीं होना। तो अगर सप्लीमेंट्स की बात करें तो सप्लीमेंट्स देखिए, कुछ सप्लीमेंट्स सिर्फ और सिर्फ हल्का बहुत किक देने के लिए ही होते हैं। लाइक उनकी नेसेसिटी नहीं है बट यू नीड देम जस्ट फॉर एक्स्ट्रा पुश। अब लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिट्रुलिन मैलेट है। सिट्रुलिन मैलेट एक बहुत ज़्यादा नेसेसरी सप्लीमेंट नहीं है, इट्स जस्ट फॉर अ पंप। आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन है ये बहुत बढ़ जाता है। हाउएवर मैं सप्लीमेंट्स पे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ये तो एक ब्रीफ ओवरव्यू है। ये हमारा अश्वगंधा रिड्यूसेस कॉर्टिसोल एंड इट्स अडेप्टोजन यानी कि आपके जो हार्मोन्स में स्पाइक्स आते हैं या फिर लो होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल बढ़ता है तो उसके लिए हेल्प है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट HK वाइटल्स का। मैग्नीशियम हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है। 6 आउट ऑफ 10 जो लोग हैं वो मैग्नीशियम के अंदर डेफिसिट हैं, सो मैग्नीशियम इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। टॉरिन पाउडर प्रिवेंट्स क्रैम्पिंग, आपकी बॉडी क्रैम्प नहीं करती, एरिथमिया नहीं होता। ये अभी तक जितने भी मैंने आपको सप्लीमेंट्स दिखाए ये नेसेसरी नहीं थे। बट नाउ कमिंग टू माई प्रोटीन का इम्पैक्ट, क्रिएटिन। माई प्रोटीन हैज़ हेल्प्ड मी फॉर दिस। मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल का सप्लाई माई प्रोटीन ने भेजा है। इट्स लाइक अ बार्टर कोलैबोरेशन एंड इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनेगी। अब क्रिएटिन देखिए, मैं लोड कर रहा हूँ अभी। मैं 20 ग्राम क्रिएटिन पर डे अभी ले रहा हूँ अलॉन्ग विद 5 लीटर्स ऑफ वाटर। ये लोड होगा ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के लिए क्योंकि मेरे क्रिएटिन स्टोर्स ज़्यादा है, मेरा बॉडी वेट ज़्यादा है। जब मेरा ये लोडिंग हो जाएगी एंड व्हेन आई नो कि मेरा मसल पूरी तरह फिल हो चुका है क्रिएटिन से, तो इसको 3 ग्राम से 5 ग्राम पर डे पे कर दिया जाएगा। कमिंग टू द सप्लीमेंट्स, देखिए सप्लीमेंट्स पे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनेगी एंड आई एम श्योर ये मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ। जिम आ चुके हैं और वार्म अप में आपको क्या ही दिखाऊंगा, ये ज़्यादा कुछ अलग होने वाला है नहीं। सो हमारी पहली एक्सरसाइज होने वाली है इंक्लाइन डंबल प्रेसेस। डंबल प्रेसेस क्यों, लेट्स डिस्कस ओवर देयर ओनली, सी यू। तो देखिए ये जो यहाँ पर हो रहा है ये कुछ भी नहीं हो रहा है, ये जस्ट आप हाथ पैर हिला रहे हैं, ये थोड़ा बहुत ही है कुछ।
यहाँ पे मैं अपना लैटरल रेजेस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लैटरल रेजेस भी यार मेरे शोल्डर्स ना एक्चुअली मेरा एक वीक पॉइंट है, नॉट जेनेटिकली बट ओनली मैं इसको कुछ खास ट्रेन कर नहीं पाता, तो मैं इसको वार्म अप पूरा अच्छे से करता हूँ। ये फ्रंट डेल्ट हो रहा है यहाँ पे, फ्रंट डेल्ट की भी यहाँ पे पोजीशनिंग गलत है, लेकिन आई वाज नर्वस। ये तो जी हमारी ओजी, इसको करने ही हमारे यहाँ पे शोल्डर कफ्स हिल रहे हैं, रोटेटर कफ्स एंड ये अंकलों वाली। ये प्लेसिबो बड़ी कुत्ती चीज़ है, ये प्लेसिबो मरवाएगी किसी दिन मुझे। ये देखिए ये यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू एक्ट नॉनशलांट बट इट्स ओके। दिस इज़ द एक्सरसाइज। अब देखिए यहाँ पे वो मेरी टी शर्ट थोड़ी लूज़ है इसलिए दिख नहीं पा रहा होगा, लेकिन मैंने आर्च बना रखी है। यहाँ पे मैं वेट की ट्रैजेक्ट्री पकड़ नहीं पा रहा, लेकिन आप देखिए जब नीचे वज़न जा रहा है तो मसल को स्ट्रेच करने के लिए मैं शोल्डर से नीचे लेके जा रहा हूँ, इसको मैं वहाँ टच करा रहा हूँ और ऊपर लाके ये मैं इनको एक दबाता हूँ कि एक बेल रिंग हो। इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आ रही है। 15 किलो का वज़न था, अब ये देखिए, ये इंसान की मस्ती रुकती नहीं है, तो मैंने ये भी करना शुरू कर दिया। अटर बुलशिट एक्सरसाइज है, इससे कोई आपकी मिड चेस्ट नहीं बनती। ये वापस वहीं पे आना शुरू हो गए, अलग एंगल आ गया है यहाँ पे। अब आप देखिए ये इंक्लाइन पे कर रहा हूँ मैं, इंक्लाइन वो वाला थोड़ा वॉबली था तो मैं यहाँ आ गया, वज़न थोड़ा बढ़ाया, तो आप यहाँ पे ट्रैजेक्ट्री देखिए, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है नीचे, फिर आ रहा है ऊपर, स्लो जाएगा नीचे देखिएगा, ये थोड़ा स्लो नहीं गया बट स्टिल ऊपर गया। हाँ, तो ये स्ट्रेट लाइन ट्रैजेक्ट्री जो है ये आपको मेंटेन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी रिस्ट हिल रही है क्योंकि मेरी लेफ़्ट रिस्ट थोड़ी कमज़ोर है। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज हुई है इंक्लाइन डंबल। अब इंक्लाइन डंबल में भी रीज़न ये है कि आपको अपनी जितनी चेस्ट अप है उतनी हो सकती है। जो आर्च बनेगा, जो बॉडी ऐसे आर्च होगी, उसका रीज़न ये है आपकी चेस्ट के फाइबर्स पूरे रिक्रूट होने वाले हैं। सेकेंडली, कमिंग टू द मेन टॉपिक जो मैं आपको बताना चाहता था, मेरी पहली वीडियो के बाद में ही मेरी गली के ऑलमोस्ट 2-3 लड़कों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि भैया नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो के बारे में जब उन्होंने मुझसे पूछा, मैं इतना मोटिवेट हुआ हूँ कि सिर्फ एक वीडियो इतना इम्पैक्टफुल हो सकती है, वो भी जो मैं अपना 100% उसमें दे नहीं पाया। देखिए, मोटिवेशन डजंट कम फ्रॉम समथिंग विच इज़ वेरी मटीरियलिस्टिक। किसी एक इंसान का सिंपली आपको कुछ कह देना ही इतना ज़्यादा मतलब आपको मूव कर सकता है कि उसकी कोई हद नहीं है। इफ़ आई वॉज यंग, जब मैंने पहली बार जिम ज्वाइन किया था, हमारी जिम में जो सबसे बड़े लोग होते थे उनको देख करके मेरे मन में भी थॉट सबसे पहले यही आता था कि क्या मैं कभी इनके जैसा हो पाऊँगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस वक्त वो गोल जो बहुत बड़ा लगता था, अब वो गोल इतना बिग लगता नहीं है क्योंकि वो वाला फेज़ पार हो चुका है। जब आप अपने जीवन में पहला एक गोल रखते हो लिफ्टिंग रिलेटेड, जब आप सोचते हो कि मैं 100 kg लिफ्ट करूँगा, वेदर इट बी एनी एक्सरसाइज। मेरा जब जिम मैंने पहली बार ज्वाइन किया था ना, तो आई वॉज़ लाइक 55 और 60 kg ओनली। तो मेरा एक मित्र था, मैं उस मित्र का नाम अभी तो फ़िलहाल नहीं लूँगा, तो हम बातें करते थे कि तू मुझसे ज़्यादा उठा, फिर मैं कहता था नहीं मैं इतना नहीं उठा पाऊँगा, तू ज़्यादा उठा। ये जो हमारा कंपटीशन होता रहता था, उसने मुझे उस वक्त बहुत पुश किया। आई नेवर न्यू कि फ़िटनेस इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री तो क्या ही यार, अभी मैं बहुत ही ज़्यादा रुकी हूँ इस चीज़ में। जब मैं फ़िटनेस लाइन के अंदर आगे बढ़ूँगा तो मैं वैसे के अपने जो कंपेनियंस हैं उनको पीछे छोड़ दूँगा। लिफ्टिंग इज़ अ लोनली स्पोर्ट, जिम इज़ अ लोनली थिंग। आप हमेशा एट दी एंड अकेले ही रह जाते हैं, और जो उस फेज़ को पार कर लेता है वो फिर उसके बाद ही आगे कंटिन्यू कर पाता है। अभी मशीन फ्लाइज शुरू हो चुके हैं, रैंडमली कमिंग ओवर हेयर। आप देखिए मैंने जो अपना हिप है ना, इसको एकदम चिपका करके नहीं रखा है, मेरा हिप थोड़ा आगे है। इससे क्या हो रहा है, और चेस्ट अप है, इससे क्या हो रहा है, मेरे जो फाइबर्स रिक्रूट हो रहे हैं वो मिडिल चेस्ट और लोअर चेस्ट के थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू द अपर चेस्ट। अब यहाँ पे उसका उल्टा हुआ, यहाँ पे मैंने अपनी चेस्ट आगे कर लिया, हिप एकदम पीछे चिपका लिया है। इससे क्या हो रहा है, इससे अपर चेस्ट और मेरे जो फ्रंट डेल्ट्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट ज़्यादा हो रही हैं। ये एक्सरसाइज आइसोलेशन के साथ साथ हल्की बहुत कंपाउंड में आती है क्योंकि इसमें आपके शोल्डर और चेस्ट इंक्लूड है। अब ये देखिए,
इस वर्कआउट को करने से, इसको सिंगल आर्म करने से क्या हो रहा है, आपके जो मसल इम्बैलेंसेस हैं वो ठीक होते हैं। मेरी लेफ़्ट जो चेस्ट का पीस है वो राइट वाले से थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए मैं उसको पहले यहाँ पे ट्रेन किया हूँ। ये देखिए, अब ये डेथ रेप्स जो होते हैं, डेथ रेप्स में आपको रेंज ऑफ मोशन पे इतना ध्यान नहीं देना, इसमें आप। अब आती है लैट्स की बारी। अब आप लैट्स में देखिए क्या पोजीशन है। ये लैट पुल डाउन एक्सरसाइज है। हिप जितना अंदर आप जा सकते हैं जाइए एकदम। अब आपने यहाँ पे देखा कि मैंने आगे मूव हुआ, ये वेट को मैंने पूरा स्ट्रेच किया। यहाँ पे शोल्डर ब्लेड्स ऊपर गए हैं। पीछे जब आया हूँ तो बॉडी पीछे लीन बैक हुई और वो चेस्ट पे वेट टच हुआ। सेम वही आगे गई एंड पीछे का आप अगर आप देखें, यहाँ पे पीछे से देखें तो यहाँ पर मूवमेंट जो है वो शोल्डर ब्लेड्स की ही है और आर्म हमारे यहाँ पे ऐसा एंकर मूव कर रहा है। थोड़े बेटर एंगल के लिए मैंने इसको दोबारा यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू करी थी। ये देखिए, ये यहाँ पे वेट पीछे आया है। अब मेरे शोल्डर ब्लेड्स को देखना, ये शोल्डर आपके जो यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या किया है, मेरी जो एल्बो है वो आगे फेस करने की जगह वो पीछे को फेस कर रही है, एक दूसरे को फेस कर रही है। पहले आगे शीशे की तरफ थी, अब एक दूसरे को फेस किया। इससे क्या हुआ, आपका जो स्कैपुला है और जो शोल्डर ब्लेड्स हैं वो एकदम अलाइन हो जाते हैं। एंड नाउ अब आपको रेपिटेशन ऐसे ही मूव करते रहना है। ऊपर जाइए, पूरा नीचे आ रहा है और नीचे आने के बाद में शोल्डर ब्लेड्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। Underarm back rows, one of my favorite exercises. It builds mass and thickness in your back. अब आप देखिए, चेस्ट अप है, बैक स्ट्रेट है, आगे आया, स्कैपुला आगे हुआ, पूरी मैंने यहाँ पे स्ट्रेच किया एंड देन पीछे एल्बोज मेरी बैक से पीछे जा रहे हैं, यानी कि मेरी स्कैपुला पूरी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। वापस से सेम पोजीशन पे आइए, स्ट्रेच, पूरा स्ट्रेच एंड उसके बाद में फिर से पीछे। अब ये यहाँ पर क्या है, ये मैं कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ही यहाँ पे पुल कर रहा था और यहाँ पे फुल स्ट्रेच हो रहा है। आप दोनों अप्रोचेस कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट लेवल ऑफ लिफ्टिंग यू आर, कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। अब ये फोरआर्म मास बिल्डर एक्सरसाइज है जिसे सैम सुलेक्स भी बोलते हैं। इसे सैम सुलेक नहीं बनाया था। जब मुझे इस एक्सरसाइज का पता लगा उसके बाद में मैंने फोरआर्म्स के लिए लगाई ही है। इससे मुझे बिल्ली जैसा महसूस होता है, बट स्टिल वेरी एम्बैरेसिंग, बट इट्स अ गुड एक्सरसाइज। अपने एल्बोज अंदर कीजिए जितने अंदर हो सकते हैं। लुक एट माई मोशन, ऊपर छोड़ा, पकड़ा दोबारा, उसके बाद में डाउन। इससे 2 टाइप ऑफ मोशन हो रहा है। पहले सिर्फ फिंगर मूव हो रही है, फिर उसके बाद फोरआर्म भी। आप मेरे फोरआर्म में पंप देख सकते हैं अभी कितना आ रहा है। इसमें अच्छा खासा वज़न उठा लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरी ये मसल का पोर्शन काफ़ी अच्छा डेवलप्ड है। तो अभी फ़िलहाल जिम से हम वापस आ गए हैं एंड वर्कआउट वाज नॉट वेरी गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट। रिसेंटली अभी मेरा क्या चल रहा है कि एग्ज़ाम्स वगैरह भी ऊपर हैं एंड मेरा जो वीडियोग्राफर मेरा भाई है वो भी बिज़ी रहता है। सो उसी कारण से मेरी वीडियोस में मैं थोड़ा बहुत हार्ड ऑन टाइम होता हूँ, बट स्टिल वर्कआउट वाज मोर देन इनफ, लाइक ओके। और अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं ऑन द गाइड कि आपको अपना वर्कआउट कैसे खुद डिज़ाइन करना है और आपको किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं बनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड माई लैंग्वेज एंड माई हैंड राइटिंग। मेरी हैंड राइटिंग कुछ खास है नहीं, बट स्टिल वर्कआउट गाइड के अंदर सबसे पहले आपको मैं हमेशा जो बोलता हूँ, हमेशा अपना गोल डिफ़ाइन कीजिए। गोल से भी पहले आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट डिफ़ाइन कीजिए कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा आगे चलते हैं। बट हाउएवर हाइपरट्रोफी मतलब आप अपने मसल की ग्रोथ करवाना चाहते हैं, वो तो देखिए वो तीनों में होगी। हाइपरट्रोफी, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस तीनों के अंदर ग्रोथ होने वाली है।
लेकिन हाइपरट्रोफी का सोल पर्पस सिर्फ एस्थेटिक्स होता है कि आप अपना मसल अच्छा दिखाना चाहते हैं, उनमें स्ट्रेंथ हो ना हो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। अब हाइपरट्रोफी के अंदर आपको हफ्ते के अंदर 1 से 2 बारी नहीं, 2 से 3 बारी एक मसल को तोड़ना पड़ता है। आपको एक बारी में वो इतना काम नहीं होगा जैसे ब्रो स्प्लिट बोलते हैं, बट मैं उसके कभी भी हक में नहीं हूँ अनटिल एंड अनलेस आप एक एनहांस्ड या फिर आप स्टेरॉइड्स पे रहने वाले एथलीट हैं। नेक्स्ट, अगर आप एथलीट नहीं है वैसे वाले, अगर आपने स्टेरॉइड्स नहीं ले रखे तो आप अपने मसल को तोड़िए, 1-2 बारी, 2-3 बारी से ज़्यादा ही करिए, उससे आपका मसल कांस्टेंट एक एनाबॉलिक स्टेट के अंदर रहेगा। अब देखिए, 1 से 2 बारी नहीं करना, 2 से 3 बारी मसल को आपने ट्रेन करना है। मिड से हाई इंटेंसिटी होनी चाहिए। इंटेंसिटी का मतलब है कि आप कितना ज़्यादा पुश कर रहे हो, कितना हैवी जा रहे हो, या फिर आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर कितनी ज़्यादा एफर्ट लग रही है। वॉल्यूम यानी कि टोटल मास जो आपने एक जगह से दूसरी जगह किया है, कितनी बार किया है। 10 kg को अगर आपने 10 बारी मूव किया तो 100 kg मूव हुआ, तो वो वॉल्यूम होती है। अब देखिए, हाइपरट्रोफी के अंदर आप मसल को आइसोलेट करते हैं और उसके बाद में फोकस करते हैं स्ट्रेच पे। बहुत ज़रूरी है हाइपरट्रोफी के लिए आपको फेलियर तक जाना। फेलियर भी 2 प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन से 2 प्रकार के फेलियर्स होते हैं। तो 2 प्रकार के जो हमारे फेलियर्स हैं, पहला फेलियर होता है इनएबिलिटी टू लिफ्ट ऑफ। आप वज़न को उठा ही नहीं पा रहे हैं, जिसको हम फील्ड पीआर भी कहते हैं, कि लाइक आपने 180 kg की डेडलिफ्ट का गोल रखा है एंड 180 kg की डेडलिफ्ट के गोल के लिए आप जब वो वज़न उठाने गए, वो वज़न ज़मीन से ही नहीं उठा, तो वो हमारा टेक्निकल फेलियर हो जाएगा। फिजिकल फेलियर ये है कि आपने वो वज़न उठाया, उसके बाद में हाफ लिफ्ट के अंदर ही आप ख़त्म हो गए, तो ये फिजिकल फेलियर है। टेक्निकल फेलियर मोर ऑफ अ पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग की चीज़ है। वाई? क्योंकि अब जैसे कि हमारी पावर लिफ्टिंग के अंदर हमें बोलते हैं कि बेंच प्रेस लगानी है। बेंच प्रेस के अंदर अगर आपने प्रेस का जो पीछे से कमांड आती है, अगर वही मिस कर दी तो वो टेक्निकल फेलियर हो गया। फिजिकल फेलियर और टेक्निकल फेलियर स्ट्रेंथ बेसिस के अंदर ज़्यादा होते हैं। इसका बॉडी बिल्डिंग के अंदर कुछ खास मतलब है नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में जो हमारा है वो आता है मैकेनिकल फेलियर। मैकेनिकल फेलियर वो है कि मैं अपने रेप्स कर रहा हूँ, 10 रेप्स लगा लिए, 11वां रेप मुझसे उठ ही नहीं रहा। 11वें रेप के अंदर मेरी बॉडी ने छोड़ दिया और मैंने वज़न पेन थ्रेशोल्ड के कारण, पेन के कारण, लैक्टिक एसिड के कारण छोड़ दिया। वो हमारा वहाँ पर में मैकेनिकल फेलियर हो जाएगा। ये फेलियर जो है ये हेल्प करता है मसल बिल्डिंग को सबसे ज़्यादा बूस्टअप करने में। अब मैं अगर अपनी नीश के बारे में बोलूँ, अगर मैं स्ट्रेंथ के बारे में बोलूँ, देखिए स्ट्रेंथ पे मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बिल्कुल बनाने वाला हूँ, क्योंकि अपना स्ट्रेंथ बेसिस पे स्क्वाट और बेंच और डेडलिफ्ट पे आपको अपनी वर्कआउट, तो स्ट्रेंथ के ऊपर, क्योंकि देखिए स्क्वाट और बेंच और डेड एक ऐसी लिफ्ट्स हैं जिनमें प्लेट्यू बहुत जल्दी हिट होता है। प्लेट्यू यानी कि आप उसके बाद में आगे वेट इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे, न्यू पीआर नहीं कर पा रहे, उसके अंदर परसेंटेज ट्रेनिंग होती है। अब वो परसेंटेज ट्रेनिंग क्या है, कैसे डिज़ाइन करनी है, उसके लिए एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनेगी। हाउएवर स्ट्रेंथ के अंदर आपको लो से मिड रैप रखने, 3 से 5 रेप्स में। हाइपरट्रोफी में आप 8 से 12 में जाइए। एंड्योरेंस पे अभी हम आगे आएंगे। मिड से हाई इंटेंसिटी, देखिए इंटेंस इसको बहुत होना ज़रूरी है, वज़न बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस करना है। लो टू मिड वॉल्यूम इसके अंदर हमारी रहती है। हमारे को फटीग नहीं लानी यहाँ पे। फेलियर अचीव यहाँ पे जो है वो टेक्निकल फेलियर लाइए, मैकेनिकल फेलियर का यहाँ पे कोई काम नहीं है। नेक्स्ट इफ वी कंटिन्यू, अब देखिए की मार्कर हमारे बॉडी में। अब ये सब कुछ करने से पहले, हमारा गोल डिफाइन करने के बाद, हमारे को फिर एक की मार्कर्स देखने हैं कि आपकी बॉडी टाइप क्या है। क्या आप एक्टोमॉर्फ हो, एंडोमॉर्फ हो, या फिर मीज़ोमॉर्फ हो। देखो मैं पर्सनली मीज़ो और एंडो के बीच में आता हूँ। कोई भी बंदा परफेक्टली इन तीनों के अंदर एक जगह पे फिट नहीं होता। एक्टोमॉर्फ वो हैं जो गेन बहुत धीरे करते हैं, और फिर अगर उनके पास कुछ गेन ही नहीं है तो वो लूज़ क्या ही करेंगे। मीज़ोमॉर्फ की गेनिंग बहुत ईजिली होती है, लेकिन उनका फैट जो है वो भी ईजिली लूज़ हो जाता है। जिनके शोल्डर्स काफ़ी वाइड से लगते हैं, जिनके लिए बॉडी बिल्डिंग वगैरह बेस्ट होती है। एंडोमॉर्फ वो एकदम मोटे लोग जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो होता है, वो कुछ भी खाते हैं उनकी बॉडी में ही रह जाता है। इनकी गेनिंग फैट की बहुत फास्ट होती है, मसल की मेडियोकर होती है, एंड इनका फैट लॉस जो है वो बहुत स्टेबल रेट पे नहीं होता। इनका फैट लॉस होना बहुत मुश्किल है। अब हाउ टू फाइंड योर बॉडी टाइप। अब देखिए अपना मास देखो, अगर आप एकदम ही पतले से हो, एकदम ही डंडी जैसे हो, कुछ भी खाते हो लगता नहीं है, तो आप एक्टोमॉर्फ में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप जेनेटिकली या फिर आपकी प्री डिस्पोजिशन ऑफ बॉडी और मसल मास ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा पतले हैं, तो फिर आप मतलब आपका अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मास है, आई एम सॉरी, तो आपका जो बॉडी वेट है वो हाई रहने वाला है और आप एक एंडोमॉर्फ की कैटेगरी में आ जाओगे। ऑब्जर्व हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइजेस लगा रहे हैं, आपका मसल गेन बहुत जल्दी हो रहा है, फैट लॉस आपको लगता है कि बहुत ईजिली हो पा रहा है, तो आप आते हैं मीज़ोमॉर्फ की कैटेगरी के अंदर।
सेकंड हमारा जो मार्कर होगा वो है हमारी डाइट प्रेफरेंसेस। देखिए सिंपल सी बात है, नो बुलशिट ओवर हेयर। आप अगर वेजिटेरियन हैं तो सोया के अलावा, पनीर के अलावा, दूध के अलावा आप ये सब के अलावा प्रोटीन नहीं ले सकते। अगर आप नॉन वेजिटेरियन के अंदर हैं तो हाई प्रोटीन आपकी डाइट रहेगी, हाई रिकवरी होने वाली है। तो इसलिए आप अपनी वर्कआउट स्प्लिट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी प्रोटीन ज़्यादा है तो रिकवरी ज़्यादा, तो आप फिर वापस जल्दी से हील होकर नेक्स्ट वर्कआउट पे जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर पाएंगे। एंड द थर्ड मार्कर इज़ लाइफस्टाइल एंड शेड्यूल। अगर आपका लाइफस्टाइल आपको अलाउ करता है 3x अ डे, 3x अ वीक वर्कआउट करने के लिए, तो आप 3 बार ही लगा सकते हैं हफ्ते में, 4 बार, 5 बार, 6 बार। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, ये दीवार थोड़ी ऐसी की है। तो मैं ये कह रहा था कि जब मैं एथलीट था तो मेरा सोल पर्पस सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का सिर्फ यही था कि मैंने वर्कआउट ही करना है, क्योंकि वही मेरा एक प्रोफेशन था। आई वॉज ईटिंग लाइक दैट एंड आई वॉज रिस्पॉन्डिंग टू इट। तो मैं दिन में अगर लेट्स से कि मैं 15 अंडे खा रहा था, मेरी रिकवरी अच्छी थी। क्यों? क्योंकि मैं अपना लाइफस्टाइल ही वैसा रखा हुआ था। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप ये सब नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 3 बारी 4 बारी वर्कआउट तो हफ्ते में लगाना नेसेसरी है। मैं एक दिन में 3 घंटे वर्कआउट हफ्ते में 6 दिन लगाता था। 18 घंटे एक हफ्ते में मेरा जिम में ही जाता था। दिस इज़ वॉट यू हैव टू मेक योर गोल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सॉरी फॉर द मिस इन्फॉर्मेशन इफ़ आई मे गिव ओवर हेयर, लेकिन मैं एंड्योरेंस के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। लेकिन क्योंकि मैंने एंड्योरेंस एथलीट्स के साथ में बिल्कुल समय स्पेंड नहीं किया है। एंड्योरेंस यानी कि लेस आइसोलेशन है। इसके अंदर आपको कंपाउंड मूवमेंट्स करनी पड़ेंगी, एक्सप्लोसिवनेस लानी पड़ेगी, हाई वॉल्यूम है, लॉन्गर आपके वर्कआउट्स रहने वाले हैं यहाँ पर। और एंड्योरेंस के अंदर देखिए आपके स्लो ट्विच एंड फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं। इसमें स्लो ट्विच मसल फाइबर्स की बहुत ज़्यादा आपकी यूटिलाइजेशन होती है। ये सब जेनेटिक है। आपके अगर जीन्स के अंदर ज़्यादा स्लो ट्विच मसल फाइबर्स हैं तो आपकी एनर्जी स्लोली यूज़ करेंगे, तो आपका एक्सट्रीम बर्स्ट ऑफ डिस्पोजिशन और वो नहीं मिलने वाली है। जो आपको वेट डिस्प्लेसमेंट है वो एंड्योरेंस में नहीं होती, लेकिन वहाँ पर मैं आपको एक स्टेबल मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन मिलने वाली है। आई एम सॉरी फॉर दिस वन, लेकिन मुझे एंड्योरेंस के बारे में कुछ खास पता नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए, अपना वर्कआउट प्लान जो आपने बनाना है, ये हर एक्सरसाइज सेम टू सेम हर रोज़ नहीं रहनी चाहिए। लेकिन कुछ मूवमेंट्स ऐसी हैं कि जिसके रिगार्डिंग हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत रिवॉल्व करती हैं। चेस्ट के अंदर अगर हम देखें तो चेस्ट में प्रेसिंग है और फ्लाइंग है। प्रेसिंग के अंदर आपकी डंबल प्रेस आ गई, आप बेंच प्रेस लगाइए, इंक्लाइन डंबल प्रेस, डिक्लाइन डंबल प्रेस, हज़ारों एक्सरसाइज एक प्रेसिंग के ऊपर बताई जा सकती है। फ्लाइंग के ऊपर अगर आप देखिए डंबल फ्लाइज, केबल फ्लाइज, कितनी ही फ्लाइंग आप एक्सरसाइजेज बता दीजिए। तो कौन सी एक्सरसाइज आपको सूट करती है ये आप पे डिपेंडेंट है, लेकिन हर वर्कआउट के अंदर प्रेसिंग और फ्लाइंग होना बहुत ज़रूरी है। बैक में देखिए तो एक वर्टिकल पुल होना बहुत ज़रूरी है। वर्टिकल पुल यानी कि जो ऊपर से पुल नीचे आ रहा है, लैट पुल डाउन ले लीजिए आप। लैट पुल डाउन में हज़ारों वेरिएशन लगा दीजिए। हॉरिजॉन्टल के अंदर आप देख सकते हैं डंबल प्रेस, सॉरी फॉर द डंबल प्रेस, आप डंबल रोज़ लगा सकते हैं, टी बार रोज़ लगा सकते हैं, डेड लिफ्ट्स होती हैं। तो बैक के अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पुल होना ज़रूरी है। शोल्डर के अंदर फ्रंट डेल्ट, लैटरल डेल्ट, रियर डेल्ट। रियर डेल्ट हमारा बैक के साथ ट्रेन हो जाता है। मैं इसको बिल्कुल मतलब ज़्यादा खास इसको मैं तवज्जो देता नहीं हूँ। लैटरल डेल्ट जो है हमारा, वो लैटरल डेल्ट लैटरल रेजेस से हो जाता है। फ्रंट डेल्ट के लिए हमारे शोल्डर काफ़ी रिक्रूट होते हैं बेंच प्रेस वगैरह के अंदर। आप इसको आइसोलेट कर सकते हैं। मैं तो पर्सनली करता हूँ क्योंकि मेरे शोल्डर जेनेटिक्स अच्छे हैं और मैं चाहता हूँ कि जो जेनेटिक्स मेरे अच्छे हैं मैं उनको फुल्ली यूटिलाइज़ करूँ। Coming back to the next page. अब बाइसेप के अंदर भी देखिए लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड, ब्रेकियालिस। अब इसमें लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड को आपने इतनी तवज्जो देनी नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर आप एक कर्ल लगा रहे हैं, कर्लिंग पोजीशन के अंदर आपके लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड मोस्टली दोनों सेम ही रिक्रूट होते हैं, लेकिन ब्रेकियालिस को आपको अलग से तवज्जो देनी पड़ेगी, जिसमें आपको ब्रेकियालिस के लिए ब्रेकियालिस की एक्सरसाइज हमारी हैमर कर्ल्स हैं। हैमर कर्ल्स लगाइए। हैमर कर्ल्स मैंने अपने जीवन में बहुत लगाई हैं और उसी कारण मेरा ब्रेकियालिस थोड़ा बहुत बेटर है। ट्राइसेप के अंदर भी प्रेसिंग हो जाती है, पुश डाउन्स हो जाते हैं। तो
ट्राइसेप्स के अंदर देखो, जब आप बेंच प्रेस लगा रहे हैं तो आपका ट्राइसेप भी बहुत ज़्यादा रिक्रूट हो रहा है। ट्राइसेप को आप पुश डाउन ज़्यादा लगाइए, उससे मसल आइसोलेट हो जाएगा। फोर आर्म में देखिए ग्रिप एंड आइसोलेशन, मैंने फोर आर्म को मोस्टली ज़्यादा ट्रेन अब करना शुरू करा, पहले नहीं करता था। डेडलिफ्ट्स लगा रहे हैं तो बहुत हैवीली आप वेट को पकड़ के रखिए, ज़्यादा देर तक पकड़ के रखिए, स्ट्रैप्स का इस्तेमाल कम करिए, फैट ग्रिप्स यूज़ कीजिए और आइसोलेशन कीजिए फोर आर्म्स में। फोर आर्म की आइसोलेशन के लिए मैं अलग से आपको वर्कआउट करते हुए दिखाऊंगा, मे बी इन द अपकमिंग वीडियोज़, बट अभी मेरे पास में कुछ खास इसके लिए कंटेंट है नहीं है बना हुआ। नाउ कमिंग टू द लेग्स, माई पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि मैं एक वेट लिफ्टर था और हम वेट लिफ्टर्स ने लेग्स से जितना प्यार किया उतना कहीं नहीं। मेरे जिम के अंदर कहते हैं एक शफ़ा, आई डोंट नो उसे शफ़ाई कहते हैं या क्या, बख्श कहते हैं, कि हम सब वेट लिफ्टर्स की लेग्स के मसल्स बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं, हमारी जो जेनेटिक्स है वो बहुत अच्छी हैं। तो मैं लेग्स के बारे में ऑलमोस्ट 1 घंटा बोल सकता हूँ। नाउ कमिंग टू दिस, क्वाड्स जो हैं हमारे, क्वाड्स यानी कि जो फ्रंट मसल्स हैं, जो मछली सी बनती है, उसमें आप स्क्वाट्स लगाइए, एक्सटेंशंस लगाइए। काव्स जो हैं, काव्स में रेसेस करिए, काव्स हमेशा रेजेस से बनते हैं। एक मेरी पर्सनल टिप ये रहेगी कि सीटेड रेजेस से ज़्यादा बेटर स्टैंडिंग रेजेस होते हैं। क्यों? ये थोड़ा बायोमैकेनिकल सी चीज़ है, लेकिन आप मेरी अगर बात को सुनेंगे तो कभी भी सीटेड काव्स में इतना ज़्यादा खास जोर देने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा स्टैंडिंग रेजेस लगाइए। ग्लूट्स में थ्रस्ट आ जाते हैं और ग्लूट्स के भी कर्ल होते हैं, वो मशीन मेरे जिम में नहीं है तो मैं हिप थ्रस्ट से ही काम चलाता हूँ। अब हैमस्ट्रिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स, क्योंकि ये बुढ़ापे के अंदर जाके आपको बहुत मदद करने वाले हैं। अगर आप बुज़ुर्ग हो गए और आपसे चला नहीं जा रहा तो अगर हैमस्ट्रिंग्स ही नहीं बचेंगे, हैमस्ट्रिंग्स नहीं बचेंगे, इसलिए आप बुढ़ापे में चल नहीं पाएंगे। अपने हैमस्ट्रिंग्स पे बहुत जोर दीजिए। अब इसमें हैमस्ट्रिंग्स में भी कर्ल है, आरडीएल यानी रोमेनियन डेडलिफ्ट और एसडीएल यानी कि स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। इसका भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक वीडियो बना के इसकी दिखाऊंगा कि ये कैसे करनी है। एंड पॉइंट्स टू नोट, अब हमारे जो पॉइंट्स टू नोट हैं ये बहुत ज़रूरी होंगे। पहला, इंक्लूड ऑल स्टेटेड मोशंस एटलीस्ट वंस अ वीक। ये जितने भी आपको मोशंस बताए गए हैं इनको कम से कम नहीं तो एक बार ही हफ्ते में आपको यूज़ करना ही है। अगर आपने मंडे को प्रेसिंग मूवमेंट लगा लिया है चेस्ट में, तो उसके बाद में आपको थर्सडे को एक फ्लाइंग मूवमेंट जो है वो लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने दोनों में से कोई एक मिस किया तो आप फुल्ली यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे उस फाइबर को जितना वो होना चाहिए। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी फॉर वीक पॉइंट्स, आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, ये वीक की स्पेलिंग गलत हो गया, आई एम सॉरी। तो जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, वीक पॉइंट्स यानी कि अगर मेरे को मालूम है मेरे मसल इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस पे भी एक नेक्स्ट मैं आपको आगे चल के बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन अगर आपके वीक पॉइंट्स हैं, अब मेरे को मालूम है कि मेरी फ्लाई नहीं लग पा रही, मैं एकदम ही खाली वेट 2 किलो 5 किलो से मैं फ्लाई लगा रहा हूँ, तो मैं फ्लाइज की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा और प्रेसिंग की फ्रीक्वेंसी कम कर दूंगा। स्टिक टू अ प्लान एटलीस्ट फॉर 12 वीक्स। 12 हफ्ते हमारी बॉडी का एक मीज़ो पीरियड होता है जो हमें बताता है कि ये वर्कआउट जो है ये मेरे को रिजल्ट देने वाला है। रिज़ल्ट बहुत ज़रूरी होते हैं एंड 12 हफ्ते तो कम से कम लग ही जाते हैं आपको एक वर्कआउट से रिज़ल्ट यील्ड करने में। अगर आप इन्हांस्ड एथलीट हैं तो शायद आपको जल्दी मिल जाए, लेकिन एज ए नेचुरल एथलीट आपको 12 हफ्ते तो करना ही पड़ेगा। अब ओल्ड इज़ गोल्ड, स्टिक टू द ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेज। ये फैंसी जेफ निपर्ड इफ़ आई डोंट नो इफ़ यू पीपल नो और नॉट, बट जेफ निपर्ड वगैरह वाले ये स्टफ़ में मत पड़ना। ओल्ड एक्सरसाइजेज लगाइए, बेंच लगाइए, जितना हो सके फ्री वेट्स पे रहिए, मशीन्स को कम से कम यूज़ कीजिए अगर आप इंजरी प्रोन नहीं हैं तो। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू कि हमारे वर्कआउट्स कैसे प्लान होते हैं। अब मैं अपना जो पहले वर्कआउट रिजीम यूज़ करता था, मैं एग्जैक्टली वही सेम मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि वो मैंने कैसे डिज़ाइन की, क्यों डिज़ाइन की और क्या आप उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। सो कमिंग टू द नोट पैड, आप ये देखिए यहाँ पर SBD या SDB आप कुछ भी कह दीजिए, वर्ड्स का कुछ खास मतलब तो है नहीं, लेकिन स्क्वाट और बेंच और डेड कहते हैं। ये हमारा एक मॉक रेजीम होने वाला है। तो देखिए मंडे को स्क्वाट्स हैं, देखो मेरे पूरे वर्कआउट में आप ये देखो, मंडे स्क्वाट्स, ट्यूसडे डेडलिफ्ट, फिर बेंच, फिर उसके बाद फिर स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, फिर बेंच, यही रिवॉल्व हो रहा है। ये अब मैंने रेजीम कैसे डिज़ाइन किया, देखिए स्क्वाट्स हो गया, कंपाउंड मूवमेंट है, अब उसके साथ में लेग एक्सटेंशन, हमारा मसल यहाँ पे आइसोलेट हो रहा है क्वाड्स का, फिर लेग कर्ल, प्रेस एंड लेग रेजेस आ गई हैं। ये जो प्रेस यहाँ पे मैंने लिखी है लेग प्रेस है, यहाँ पर लेग रेजेस जो हैं ये मैंने यहाँ पे काफ के बारे में लिखा है, और लास्ट में फोर आर्म कर्ल्स लगा ली। ट्यूसडे डेडलिफ्ट, ये भी टी बार रोज़ हो गई, उसके बाद डंबल रोज़, ये सिंगल हैंडेड डंबल रोज़ रहने वाली हैं। लैट पुल डाउन हो गया, हैमस्ट्रिंग कर्ल हो गई, एंड लास्ट में हमारी प्रीचर कर्ल, आई एम सॉरी हैमस्ट्रिंग कर्ल नहीं है, हैमर कर्ल है।
आई गेट कन्फ्यूज ऑन माई हैंड राइटिंग ओनली, बट स्टिल। वेडनेसडे को हमारा बेंच प्रेस हो गया, डंबल प्रेसेस हो गई। ये डंबल प्रेसेस जो है ये मैं यहाँ पर नॉर्मल फ्लैट बेंच पे ही लगाता हूँ, इसके साथ में बेंच प्रेस के साथ। आप इंक्लाइन पे लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा ऑर्थोडॉक्स हूँ इसलिए मैं फ्लैट बेंच पे ही रखता हूँ। इंक्लाइन डंबल फ्लाइज हो गया, हमारा केबल फ्लाइज हो गया, शोल्डर प्रेसेस एंड लास्ट में लैटरल रेजेस। लैटरल रेज की फॉर्म थोड़ी बंदों की हिल जाती है, इस पर भी हम आगे चल के बनाएंगे। देखिए मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है, मेरे पास कमी सिर्फ अभी समय की है और इक्विपमेंट की है। कंटेंट आइडियाज़ एंड कंटेंट इन्फॉर्मेशन मेरे पास में भरपूर है, नॉट ब्रैगिंग माई सेल्फ बट आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। थर्सडे को स्क्वाट्स, फिर हमारी आती है बल्गेरियन लंजेस। लंजेस मेरे को सबसे दुनिया की वाहियात एक्सरसाइज लगती है, लेकिन मेरे कोच ने बोला है कि लेग्स में ये लगानी ही पड़ेगी तो मैं ये लगाता हूँ। कैनन बॉल स्क्वाट्स, आपको अपनी हील्स को जोड़ना है और जो ऊपर का फुट है उसे बाहर को रखना है एंड देन यू हैव टू सिट एज टू ग्रास, उसके बाद में स्क्वाट्स लगानी है। कैनन बॉल्स एक्सट्रीमली गुड फॉर वोटैलिटी एंड आपके मसल्स की जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छी रहती है, जॉइंट्स अच्छे रहते हैं। हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, काफ रेजेस, ये भी स्टैंडिंग। और उसके बाद में एब्स मैं लगाने के हक में नहीं होता, क्योंकि जब मैं ब्रेस करता हूँ, ब्रेसिंग की भी टेक्निक होती है, ब्रेसिंग की टेक्निक के वक्त मेरा कोर काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, मैं अलग से आइसोलेट करता नहीं, बट स्टिल थोड़ा बहुत अब मैं चाहता हूँ एस्थेटिक होना, इसलिए एब्स इंक्लूड हो गए हैं। फ्राइडे फिर डेडलिफ्ट आती है, उसके बाद में ये जो सी लैट पुल डाउन है, सी लैट पुल डाउन व्हाट इट इज़, तो ये जो सी लैट पुल डाउन यहाँ पे लिखा है ये क्लोज लैट पुल डाउन है। हमारी जो हम पुली लगाते हैं, पुली यानी कि जो सीटेड रोज़ होती हैं हमारी मशीन के साथ में, जो उसकी अटैचमेंट है वही लैट पुल डाउन में लगा के वो मैं खींचता हूँ। उसके बाद में हमारी ग्राउंड पुली हो गई, डम्बल रोज़ हो गए। स्पाइडर कर्ल्स एक्सट्रीमली गुड फॉर द टेंशन, आपका मसल बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, मज़ा आ जाता है एक्सरसाइज लगा के। ट्राइसेप पुश डाउन, अब आप कहेंगे ये क्या कर रहा है, देखो मेरे पास जितना भी स्टफ़ बचता है जिसको मुझे लगता है कि मैंने इसको कम समय दिया है, मैं उसको कहीं पर भी ऐड कर देता हूँ। कोई भी बंदा नहीं कहेगा कि यहाँ पे फ्राइडे को डेडलिफ्ट लगाई, उसके बाद लैट पुल डाउन्स लगाए, रोज़ लगाए, बाइसेप लगाने के बाद में फिर ट्राइसेप पे आ गया। यही है, आप अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको जो अच्छा लगता हो करिए। एंड डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स के साथ में आपको एक्सेसरीज एक्सरसाइजेस के अंदर ये छोटे मसल लगाना बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई होता है। बेंच प्रेस के साथ में फिर से फ्लाइज आ गई हैं, फ्लाइज मैं केबल पे लगाऊंगा। किकबैक्स ट्राइसेप की है, ये 90 डिग्री बहुत खूबसूरत लगाता हूँ मैं। ये पहली वीडियो में मैंने लास्ट में दिखाई थी, अगर आप हो सके तो चेकआउट कीजिएगा मेरी पहली वीडियो, उसके लास्ट में ट्राइसेप की एक्सरसाइज में किकबैक्स दिखाए थे। लैटरल रेजेस, फ्रंट रेजेस, ये भी फ्रंट डेल्ट के लिए, और लास्ट में हमारी फोर आर्म्स आती हैं। सो दिस वॉज माई प्लान। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, हाँ दिख रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं रेकमेंड तो नहीं करूँगा इसको फुल्ली लगाना, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा एडवांस लेवल पे आ जाता है, बट स्टिल। अब देखिए एवरी बॉडी रिएक्ट्स डिफरेंट, आपको अपनी बॉडी को, ये एवरी के स्पेलिंग थोड़ा ऊपर गलत कर दी थे, एवरी बॉडी रिएक्ट्स डिफरेंट, आपको अपनी बॉडी कैसे रिएक्ट करता है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। कॉपी फॉर इंस्पिरेशन, आप मेरे वर्कआउट्स को पूरी तरह कॉपी करिए, इंस्पिरेशन लीजिए, पूरी तरह एग्जैक्टली सेम बनने की कोशिश मत करना। ट्राई ऑन योर सेल्फ एंड एक्सपेरिमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने इसमें जितना हो सका अपनी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड अ लॉट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन टू मेक दिस वीडियो। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चंस को लिखेंगे, एंड आई विल बी रिस्पॉन्डिंग टू ईच एंड एवरी वन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू, गुड बाय। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू एवरी वन यू नो, इससे आप अपना खुद का रेजीम बनाना सीख चुके होंगे। मैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ऐसी सेल्फ व्लॉगिंग बेस्ड एंड इंट्रोस्पेक्शन बेस्ड वीडियोस बनाता रहूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।